दुनिया की तारीख में बड़े बड़े बुज़दिल दुश्मन गुजरे हैं, लेकिन जैसा बुज़दिल दुश्मन ऐसा कोई नहीं। बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। लेकिन आफरीन है उन माओं पर जिन्होंने उन शेर दिलों को पैदा किया कि जिनकी धाड़ से दुश्मन अपनी कमी गाहों में हमेशा दुबका रहा। शेर दिल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की हजारों दास्तानें गवाह हैं कि किस तरह शेर दिलों ने ऑपरेशन किए और अपनी जान की परवाह किए बगैर जुर्रत और बहादुरी की वो तारीख रकम की कि बुज़दिल दुश्मन आज भी कांप रहा है। जुर्रत और बहादुरी की ऐसी ही एक दास्तान का नाम है। भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी, सबसे अलग समंदर की। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह उस लड़ाई में रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान के लिए काफी अहम था। यहीं पर पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था। पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज को किसी भी तरह की मदद सिर्फ समुद्र के रास्ते ही पहुंचाई जा सकती थी। ये सप्लाई कराची बंदरगाह से होती थी। इसी वजह से इस लड़ाई में भारतीय नौसेना की बहुत बड़ी भूमिका थी। तब के नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही इसे भांप लिया था। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या सरकार राजनीतिक ऐतराज करेगी? 1965 में खास तौर से नौसेना को कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा के बाहर कोई कार्रवाई न करे, और जिसकी वजह से नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। Well, Admiral, if there is a war, there is a war. एडमिरल नंदा चाहते थे कि कराची के ऊपर वार करके वो पाकिस्तान की नेवी का मनोबल तोड़ दें, उनके इतनी क्षति पहुंचाएं कि उसमें कोई कैपेबिलिटी ना रह जाए कि वो हमारे जहाज़ों के साथ जो है कोई दखलंदाजी कर सके। जो हमारे जहाज रसद लेके आ रहे हैं, पेट्रोल लेके, तेल लेके आ रहे हैं, उनके साथ कोई दखलंदाजी ना कर सके। ऑपरेशन ट्राइडेंट ये नाम है उस खतरनाक और दिल दहला देने वाले प्लान का जिसे इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर 1971 को शुरू किया। इस ऑपरेशन के लिए 3 मिसाइल बोट 2 सबमरीन के साथ पाकिस्तान कराची पोर्ट की तरफ रवाना हुई। INS निपात, INS निर्घट, INS वीर, ये तीनों मिसाइल बोट समुद्री रास्ते पर आगे बढ़ती हुई कराची से करीब 400 किलोमीटर पहले रुककर दिन खत्म होने का इंतजार करती रही। ये जो बोट्स हैं इनकी रेंज ज्यादा नहीं है और इनको जो है ज्यादातर डिफेंस के लिए, रक्षात्मक तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारी नेवी ने बहुत ही सोच विचार का अपना अनूठा एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए बड़े जहाज़ों से इनको छोटे मिसाइल बोट्स को टो करके वो कराची के हार्बर के पास तक ले गए ताकि इनको अपना ईंधन नहीं लगाना पड़ा। कराची के हार्बर के पास इन्होंने ये जो बोट्स थी ये छोड़ दी और कॉमोडोर बबरू भान यादव थे जो इस पूरी ऑपरेशन के सरगना थे उस वक्त। इनका मकसद था रात के अंधेरे में कराची पर हमला। इस दौरान तीनों मिसाइल बोट में मौजूद नेवी ऑफिसर्स एक दूसरे से रूसी भाषा में बात करते रहे, जिससे पाकिस्तान को किसी भी हाल में उनकी योजना की भनक न लगने पाए। रात होते ही ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हो गया। सबसे पहले INS निर्घाट ने PNS खैबर को अपना निशाना बनाया। यह हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तानी नौसेना को ये तक समझ नहीं आया कि हमला हुआ कहां से है। PNS खैबर ने पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को भेजे इमरजेंसी संदेश में कहा कि उन पर दुश्मनों ने हवाई हमला किया है। यानी वो इस बात को भी समझ नहीं पाए कि उन पर हमला इंडियन नेवी की मिसाइल बोट ने किया है जो उनके काफी करीब पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते INS निर्घाट से निकली दूसरी मिसाइल ने PNS खैबर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसी दौरान कराची की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत की दूसरी मिसाइल बोट INS वीर ने एक और पाकिस्तानी जहाज को निशाना बनाया। इस जहाज में मौजूद लोगों को इमरजेंसी संदेश भेजने तक का मौका नहीं मिला।
भारतीय नौसेना की तीनों मिसाइल बोट अब कराची के करीब पहुंच चुकी थी। आधी रात के करीब आईएनएस निपट से निकली एक मिसाइल बंदरगाह के ऑयल टैंक पर गिरी, जिसके बाद पूरा बंदरगाह आग की लपटों से घिर गया। पूरी कराची में आग की लपटें फैलनी शुरू हो गई। वो जो उनका जो फ्यूल टैंक जो जलना शुरू हो गया। बहुत ऑडेशियस और डेयरिंग ऑपरेशन था, जो कि बिल्कुल लोग इतने घबराए हुए थे कि साहब हम कर भी पाएंगे कि नहीं। और तब जो उनके नेवी चीफ साहब थे, उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि अगर आप जो समझता है कि नहीं कर सकता, रिजाइन करके घर चले जाओ, लेकिन ये हमला होगा और हम कराची पे जाके उनके घर में जाके मारेंगे पाकिस्तान को। ऑपरेशन पूरा होते ही उसी रात तीनों मिसाइल बोट भारत की तरफ रवाना हो गई। युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला बोल दिया था और ऑपरेशन ट्राइडेंट कामयाब रहा। उधर बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत से उड़ने वाले जहाजों ने पूर्वी पाकिस्तान के कॉक्स बाजार और चितगांव बंदरगाह को तबाह कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान की जल सीमा पर अब भारत का परचम लहरा रहा था। इस पाकिस्तान में बागियों पर हमारी पकड़ कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, मगर आईएनएस विक्रांत इसे डुबाना निहायत जरूरी है। पाकिस्तान नेवी ने इंडिया के खिलाफ कोई ऑफेंसिव मिशन लॉन्च किया है। कराची से सबमरीन गाजी को रवाना कर दिया गया है। इसकी खोज में पाकिस्तान की पनडुब्बी पीएनएस गाजी निकली। भारतीय नौसेना को अब तक अपने सूत्रों से पक्की खबर मिल चुकी थी कि पीएनएस गाजी बंगाल की खाड़ी में आ चुकी है और उसका निशाना भारत का इकलौता विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। विक्रांत को बहुत सावधानी से गुप्त तरीके से ले जाकर अंडमान निकोबार पहुंचा दिया गया और यहाँ विशाखापट्टनम में आईएनएस राजपूत को विक्रांत की शक्ल देकर गोदी पर खड़ा कर दिया गया। दुश्मन के जासूसों को धोखा देने के लिए विक्रांत की तैनाती के बारे में उस फ्रीक्वेंसी पर बात की गई जिनके बारे में अंदेशा था कि दुश्मन उन्हें इंटरसेप्ट करेगा। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न कमांडर वाइस एडमिरल एन कृष्णन को भरोसा था कि विक्रांत का लालच गाजी को विशाखापट्टनम तक खींच लाएगा और ठीक ऐसा ही हुआ। सबसे पहले दुश्मन को ये यकीन दिलाना जरूरी था कि उसका निशाना आईएनएस विक्रांत दरअसल विशाखापट्टनम में ही है। इसके लिए जाल बहुत होशियारी से बुना गया। विशाखापट्टनम के बाजारों से वो तमाम चीजें खरीदी गईं जिनकी जरूरत आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े जहाज को पड़ती है। यहाँ तक कि विक्रांत में तैनात एक नाविक के नाम से एक टेलीग्राम भी उसके घर बुक किया गया। चारा फेंका गया, गाजी ने ये चारा निगल लिया। जाल पूरी तौर पर कस चुका था, शिकारी अब खुद शिकार बनने वाला था। 3 और 4 दिसंबर की रात आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम बंदरगाह से बाहर निकला और पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने खुले समंदर की तरफ रुख किया। थोड़ी देर बाद ही उन्हें समुद्र में हलचल नजर आई। साफ था कि किसी सबमरीन ने गोता लगाया था। उन्होंने तुरंत 2 भारी डेप्थ चार्ज समुद्र में गिराए, लेकिन एक भयानक धमाका हुआ। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश सुनने के लिए जाग रहे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। आईएनएस राजपूत ने किसी निशान की खोज की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। इस वक्त ठीक 12:15 हो रहे थे। जब गाजी तबाह हुई कुछ पक्का नहीं था। मछुआरों ने, जिनको हमने 250-250 रुपए दिए, बताया गाजी का। 5 दिसंबर को मछुआरों को तेल और कुछ दूसरी चीजें समुद्र में तैरती हुई मिली। तुरंत नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में 200 फीट नीचे गाजी को तलाश लिया। 7 दिसंबर को एक गोताखोर को सबमरीन में घुसने में कामयाबी मिली। वहां उसने तैरती हुई लाशों के बीच में गाजी के कमांडिंग अफसर की मोहर और हाइड्रोलिक करेक्शन बुक ढूंढ ली। वहां उसे गाजी की एक घड़ी भी मिली जो 12:15 पर रुकी हुई थी। ये वही वक्त था जब भारत के आईएनएस राजपूत ने समुद्र में हमला किया था। 6 या 7 तारीख को एक हमारे लेफ्टिनेंट कमांडर नगरानी सबूत लेके गए दिल्ली। पार्लियामेंट में जब अनाउंस किया, क्योंकि गलती नहीं अनाउंस करनी चाहिए, कहीं गलती थी। जब हमने देखी गाजी है, गाजी नीचे समुद्र में, हमारे डाइवर्स ने देखा, पार्लियामेंट में तो क्या थंपिंग हुआ था। 9 दिसंबर को भारत ने पीएनएस गाजी की तबाही की घोषणा कर दी। अब भारतीय नौसेना का समुद्र पर एक छत्र राज था, क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत और समझदारी से
समुद्र में पाकिस्तान की कब्र खोद दी गई। 9 दिसंबर को भारत ने गाजी की तबाही की घोषणा कर दी। रवाना हो गई। 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन के तहत इंडियन नेवी ने दोबारा कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया और उसे तबाह कर दिया। इसकी वजह से ये बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट से पाकिस्तानी जहाजों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई, यानी पूरी पाकिस्तान की सप्लाई लाइन भी लगभग खत्म हो गई। लेकिन 1971 की जंग में एक भी गोला दागे बगैर पीएनएस गाजी 93 नौसैनिकों के साथ समुद्र में दफन हो गई। भारत के युद्धपोत आईएनएस राजपूत ने विशाखापत्तनम के पास गाजी को तबाह कर दिया था। गाजी के डूब जाने से पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई। 1971 में भारतीय नौसेना ने 1/3 पाकिस्तानी नौसेना का सफाया कर दिया। रूस के एंटी शिप P-15 मिसाइल के इस्तेमाल से भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोत तबाह कर दिए। भारतीय डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तले ही डुबो दिया। इसके अलावा 12 तेल टैंकरों को खाक कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना अब लड़ने की स्थिति में नहीं थी और पूर्वी पाकिस्तान की जल सीमा पर अब भारत का परचम लहरा रहा था। एक उन लोगों की सबमरीन थी गाजी, वो विशाखापट्टनम के पास शायद माइन लेइंग के लिए आई हुई थी, उसको डुबो दिया। तो ये एक हम लोगों की तरफ से बड़ी सक्सेस की चीज थी। 10 दिसंबर 1971 को खबर आई कि ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारतीय जल सीमा में दाखिल हो गया है। उसी वक्त रूसी सरकार ने जहाजों का एक बड़ा बेड़ा भारत की मदद के लिए रवाना कर दिया। रूस ने अपने जहाजी बेड़े की मदद के लिए क्रूजर डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन भी रवाना कर दिए, जो एंटी शिप मिसाइल से लैस थे। फिर मजबूरन इंग्लिश नेवी को दक्षिण में मेडागास्कर की ओर भागना पड़ा। फिर तो जब अमेरिकी कैरियर एंटरप्राइज और यूएसएस ट्रिपोली भारतीय जल सीमा में पहुंचे तो रूस ने उन्हें घेर लिया, मिसाइल तान दिए और सबमरीन को सतह से इतना ऊपर लेकर आए कि अमेरिकी जासूस सैटेलाइट उन्हें देख पाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमेरिका देख सके कि हिंद महासागर में रूस के पास वो सब कुछ है जो उनकी समुद्री ताकत को बेजोड़ बनाता है। अमेरिकी उल्टे पांव लौट गए। एक उनका मर्चेंट शिप था बाहर, जिसके अंदर बहुत सारा बारूद वगैरह रखा हुआ था, उसको भी अटैक किया तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद और ज़्यादा अंदर पास जा कर के लैंड के ऊपर अटैक किया, कराची के लैंड के ऊपर, तो वहाँ पे फ्यूल टैंक्स थे, उनको मारा। तो एक और कोऑर्डिनेशन जो हुआ था कि उसी दिन उसी टाइम में एयरफोर्स भी उनको मारता जा रहा था सुबह से, तो शाम तक इन लोगों की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। कराची उस वक्त पाकिस्तान का इकलौता बड़ा बंदरगाह था और अब यहाँ पर जहाजों की आवाजाही बंद हो चुकी थी। पाक नौसेना के जहाज या तो नेस्तो नाबूद हो चुके थे या बंदरगाह में ही रहने को मजबूर थे। अब भारतीय नौसेना का समुद्र पर एक छत्र राज था, क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत और समझदारी से समुद्र में पाकिस्तान की कब्र खोद दी गई। 9 दिसंबर को भारत ने गाजी की तबाही की घोषणा कर दी। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए।